गुड मॉर्निंग एवन वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 8 मार्च एंड डे इज़ ट्यूसडे। कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी आप सभी को पता है कि ये सीरीज़ 2 to 3 वीक से ऑलमोस्ट बंद थी, तो उसके कुछ पर्सनल रीज़न से मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि हम इसको वापस से रिज्यूम करेंगे आज। तो ये आपके सामने वीडियो है, और उसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा सेटअप के अंदर चेंजेस किए हैं। आपको पूरा मतलब पहले तो मेन पीसी पे सेटअप मैंने ये ले गया हूँ अब मैं, तो पीसी पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। उसका मेन बेनिफिट मुझे जो पर्सनल लगता है वो यहाँ पर ये है कि मैं इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस और अदर आर्टिकल्स शो कर सकता हूँ जो हम स्टडी भी कर सकते हैं बीच में। मैंने जब पूरा स्टडी किया और मैंने स्क्रिप्ट बनाई है कि मैं कैसे इस वीडियो को बनाने वाला हूँ, तो मैंने पूरा यहाँ पर ओपन करके रख लिया है ऑलरेडी कि मैं आपको क्या क्या इसमें शो करूँगा। तो वो चीज़ है इसके अंदर। अब इसके अलावा यहाँ पर जो इकोनॉमिक टाइम से पहले हम कवर करते हैं ग्लॉसरी। तो कुछ लोग हो सकते हैं नए जुड़े हों, तो ये ग्लॉसरी है कुछ फाइनेंशियल टर्म्स की, जिसके अंदर ऐसी हंड्रेड्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स हैं, और हमने ऑलमोस्ट 2-3 पेजेस तक पूरी टर्म सारी कवर कर ली थी यहाँ तक, को इंसिडेंट इंडिकेटर्स तक। तो यहाँ पे हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2200 मेम्बर्स उसके हो चुके हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं शेयर कर देता हूँ सारी चीज़ें। इसके अलावा सेम ग्रुप के अंदर मैं इकोनॉमिक टाइम्स की ये जो पीडीएफ है ये भी, इसके अलावा आपकी द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये 3 पीडीएफ अब वापस से शेयर कर दूंगा। पहले मैं शेयर करता था और वापस अब मैं स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि ये सीरीज़ हम रिज्यूम करें। अब ये जो ग्लॉसरी है, आप मुझे एक बार सजेशन देना नीचे। पहले हम स्टार्टिंग में कवर करते थे, तो अभी हम स्टार्टिंग में ही कवर करें या फिर नीचे कवर बाद में कवर करें, ये आप मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए हम स्टार्टिंग में ही कवर कर लेते हैं क्योंकि अभी वो फ्लो ब्रेक नहीं करता है। तो ये चीज़ है। हम पहली टर्म है आज की कोलैटरल। तो कोलैटरल का बेसिक मीनिंग होता है गिरवी रखना। तो आप कोई भी अगर लोन लेते हैं उसके अंदर एक गारंटी होती है। एक आप लोन आपने लिया, उसको क्या आपके चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे चांसेस आपके केस में लगते हैं जो आपको लोन दे रहा है उसको, तो वो आपसे क्या कर सकता है कि कुछ गिरवी रखवा सकता है कोलैटरल के बेसिस पे। जनरली रियल एस्टेट, गोल्ड या जो ऐसे थोड़े हैवी एसेट्स होते हैं उनको ऐसे कोलैटरल रखा जाता है। तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, आपको लोन मिल जाता है, और अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर वो पर्सन उसको सीज कर सकता है आपसे, और वहाँ पर उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके बेसिकली सेल करके अपना मनी रिकवर कर सकता है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर मेन, इसका जो लॉजिक होता है कोलैटरल का। इससे सिक्योरिटी आपकी लोन पर्पजेज़ की बढ़ जाती है। आगे चलें तो कमर्शियल रियल एस्टेट। तो ऐसी कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट कोई मनी अर्न हो रही हो। तो रियल एस्टेट पूरे सेक्टर के अंदर आप रियल एस्टेट मेन जो होता है उससे आप 2 तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। पहला है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी आपका प्लॉट है, उसकी वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ का लिया था, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 12 लाख रुपीज़ हो गई। तो वो आपका जो 2 लाख का बीच में डिफरेंस आया उसकी वैल्यू के अंदर, वो कैपिटल एप्रिसिएशन है, जो उसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ वो चीज़। सेकंड आपका मेन तरीका होता है रेंटिंग का। तो रेंटिंग आप सभी को पता है कि रेंटिंग से कैसा आपका रियल एस्टेट से पैसा अर्न होता है। तो ये दो सबसे मेन आपके सोर्सेज हैं या तरीके हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अर्निंग की जाती है। और भी है बट ये मेन कुछ तरीके। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी ऐसी कोई रियल एस्टेट जिसमें इन दोनों ही या फिर इनमें से किसी भी एक तरीके से प्रॉपर्टी से मनी अर्न करी जा रही हो, वो आपकी कमर्शियल रियल एस्टेट कहलाती है। उसके अलावा आपकी रियल एस्टेट होती है जैसे आपके रेजिडेंशियल है। तो अगर आप खुद रहते हैं तो आपको दोनों ही फैक्टर्स से मनी नहीं आ रही है, क्योंकि आप कैपिटल एप्रिसिएशन से आ सकती है आपको लग रहा होगा, बट आप कभी उसको सेल नहीं करेंगे अगर आप रेजिडेंशियली रहते हैं। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर मनी उसकी वजह से नहीं मिलती है, कैपिटल एप्रिसिएशन की वजह से। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से आपका कमर्शियल रियल एस्टेट होता है जिसको आप सेल वगैरह कर सकते हैं, वो सब है। जैसे आपके ऑफिसेज हैं, आपकी मल्टी फैमिली रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स, इसका मतलब है अपार्टमेंट्स वगैरह, रिटेल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ और होटल्स। तो ये चीज़ यहाँ पर। अब यहाँ पर लास्ट टर्म है आज की कोमिंगल्ड अकाउंट। तो इसका बेसिक मीनिंग होता है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स है, मैं उससे समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड से होता क्या है कि उसमें आप बहुत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो फिर आपके मनी को कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देती है, शेयर मार्केट के अंदर या अदर मार्केट्स के अंदर। तो ये जो आपका एक तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ यहाँ पर, इसको कॉमिंगल करना बोलते हैं। तो ये आपका कॉमिंगल्ड अकाउंट बन जाता है म्यूचुअल फंड का। तो इसके अंदर इसके यहाँ पे लिखा भी ऐसे हुआ है, पुलिंग टुगेदर द कैपिटल ऑफ 2 or more इन्वेस्टर्स विच इज़ जॉइंटली मैनेज्ड। मैनेज्ड के अंदर जनरली क्योंकि कैपिटल है यहाँ पर, तो वो इन्वेस्ट करी जाएगी।
तो इस तरीके से आपका कॉमिंगल ये पूरा वर्क करता है, कॉमिंगल अकाउंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन आपके जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस है उससे। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। उस पर हो सकता है कि मैं जवाब ना दूँ, कोई और जो मेंबर है वहाँ पे इतने सारे उसमें से कोई भी जवाब दे सकता है, तो वो आपका एक म्यूचुअल डाउट क्लियर भी हो जाएगा वहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है इक्विटीज़ स्लिप टू 7 month लो एज ऑयल हिट्स न्यू हाई। तो अब आपकी ये न्यूज़ जो है वो स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसके अंदर इक्विटी मतलब शेयर मार्केट की बात की गई है। स्लिप टू 7 month लो, 7 month लो मतलब जो निफ्टी और सेंसेक्स है उनकी बात की जा रही है, वो अपने 7 month में सबसे लो प्राइस को टच कर गए हैं, क्योंकि उसका रीज़न आपका हेडलाइन में बताया गया है, ऑयल हिट्स न्यू हाई। तो ऑयल यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात की जा रही है। अगर आप कुछ दिन से लगभग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो ये तो काफ़ी दिनों से ही आ रहा है न्यूज़ में कि आपका जो क्रूड ऑयल है वो आपका प्राइस उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी आप देखेंगे तो 139 डॉलर्स पर बैरल हो चुका है, जो कि अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो 2008 से अभी तक का सबसे हाई प्राइस चल रहा है। यानी कि 2008 में इससे ज़्यादा प्राइस था, हालांकि उसके बाद इसका प्राइस उतने से ज़्यादा कभी ऊपर नहीं गया है। तो उसके बेसिस पे क्या हुआ है कि इक्विटीज़ जो इंडियन इक्विटीज़ हैं, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपके ऑलमोस्ट 2% से फॉल कर गए हैं। अगर आपको एक्यूरेटली देखना है तो निफ्टी आपका 2.7% से फॉल, सॉरी सेंसेक्स आपका 2.7% से फॉल किया, निफ्टी आपका 2.35% से फॉल किया। और निफ्टी आपका पिछले 7 महीनों में, जो हेडलाइन के अंदर बात है वो यहाँ पे आई है, अब निफ्टी आपका कभी भी 16,000 से नीचे नहीं गया था, जो कि अब मंडे को कल जा चुका है। तो 16,000 से भी नीचे जा चुका है एक बार, जो कि क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जैसे आपका 16,000 एक काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, हर 1000 पे साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है, जैसे आपका 17,000 वगैरह पे भी है। तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल लेवल उसने वापस ड्रॉप कर लिया है। अब मोर देन 60% दिस ईयर। तो ये ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस इस साल की अगर हम सिर्फ बात करें तो 60% से ज़्यादा भी बढ़ चुके हैं अभी तक। तो ये चीज़ें यहाँ पर ऑन द रिस्क ऑफ यूएस यूरोपियन बैन ऑन रशियन ऑयल सप्लाईज। तो इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसका मेन रीज़न आप सभी को पता है कि रशिया जो यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है उसकी वजह से है। उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी डली हुई हैं। ध्रुव राठी का एक चैनल है, उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इस टाइम पे तो आपको एक बार देख ही लेनी चाहिए कुछ भी उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसकी वजह से आपका ऑयल प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब एग्जिट पोल्स, बेसिकली ये एग्जिट पोल्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि एग्जिट पोल जो आते हैं, जैसे आपका अब सभी को पता है अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इलेक्शन के टाइम पे आपके न्यूज़ चैनल्स पे एग्जिट पोल्स आते हैं, जिसके अंदर प्रिडिक्शन लाया जाता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो उन पोल्स के बेसिस पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं यूजुअली। तो उन पोल्स के बेसिस पे लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा क्या है कि उसके बावजूद कि आपके पोल्स चलने लग रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई उस पर ट्रेडिंग नहीं कर रहा और निफ्टी इतना गिरे जा रहा है। तो मतलब इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा पैसिव होके बैठे हैं इस टाइम पर, ये चीज़ यहाँ पर दर्शाता है। तो आई होप आपको पूरी ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आगे नीचे पूछ सकते हैं। आगे चले तो रूपी फॉल्स टू रिकॉर्ड लो वर्सेस डॉलर। अब यहाँ पर रूपी का फॉल करना, मैं आपको एक बार छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने आपको पहले एक अपनी सीरीज़ में बताया हुआ है, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इस बात को। जैसे अगर पहले आपका $1 था 75 रुपीज़ का, और उसकी वैल्यू आपको इस तरीके से बढ़ती हुई लगेगी कि $1 अब 77 का हो गया। क्यों हुआ, इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो हमें अभी कंसर्न नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमें आइज से ऐसा नॉर्मली देख के लग रहा है कि आपके रुपी वैल्यू स्ट्रेंथन हो रही है, कि आपका पहले $1 75 रुपीज़ का था, अब $1 आपका 77 रुपीज़ का हो गया। बट ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये बिल्कुल ही अपोजिट सिनेरियो है। इसके अंदर यहाँ पर रुपी की वैल्यू एक्चुअली कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इस लॉजिक से सोचें कि अब $1 में सेम आपको 75 रुपीज़ मिल रहे थे, उसी सेम डॉलर में आपको 77 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, या फिर आप बहुत ही ईजी एग्जांपल है टॉफ़ी का ले सकते हैं। आपको एक सेम डॉलर में 75 टॉफ़ीज़ मिल रही थी एक टाइम पर, और अब आपको उसी सेम डॉलर में 77 टॉफ़ीज़ मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, मतलब रुपी की वैल्यू उसके अगेंस्ट कम हुई है। तो ये चीज़ हमें वैसे देखने में लगता है कि बढ़ रहा है, यहाँ पर 75 से 77 हो रहा है, बट एक्चुअली में ये कम हो रहा होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए इसको जो भी डॉलर के बारे में बोला जाता है उसके अंदर ऐसे लिखा होगा कि फॉल्स बिलो 77। फॉल करने का मतलब है कि एक्चुअली में उसका ये जो नंबर है वो बढ़ा है,
बट हाँ वो फॉल हो रहा है, असल में वैल्यू जो है फॉल हो रही है। इसीलिए यहाँ पर प्लूमेट्स लिखा है। प्लूमेट्स मतलब होता है फॉल करना, फॉल बिलो 77 मार्क, यानी कि एक्चुअली में भी 77 से आपका ऊपर जा चुका है, या बोलो नीचे गिर चुका है। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट हाँ नीचे गिर चुका है भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 77 से ऊपर चला गया था और उसका जो क्लोजिंग प्राइस था कल के डे में वो 76.97 पर था। तो ये चीज़ है इसके यहाँ पर, और ये पूरा रिकॉर्ड है, मतलब ये काफ़ी टाइम से इतना नहीं हुआ है और काफ़ी एक रिकॉर्ड मार्क पे पहुँच गया 77 के मार्क पर। इसका मेन रीज़न अगेन यही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो उससे आपका वो अपने हाईएस्ट पर चले गए हैं सिंस 2008 जो मैंने बोला था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आपका प्राइस इतना ऊपर जा चुका है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका बहुत सारे रीजंस हैं वैसे तो एक इसका मेन जो लॉजिकल सबसे ज़्यादा रीज़न वो यही है कि सिंस हमें अब क्रूड जो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा उस पर हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से आपका डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप बाहर से किसी से इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है डॉलर्स के अंदर ही मेनली प्राइसेस ले रहे होते हैं, तो मतलब जो कॉस्ट है वो ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपका डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी और यहाँ पर डॉलर के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि सिंस इंडिया में क्या है, आरबीआई बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्टिव रहता है, इंटरवीन करता रहता है, तो आरबीआई ने एक इसको सेल करने की कोशिश किया, इंडियन जो आपका रुपी है बेसिकली इसको, या आप कह सकते हैं डॉलर को अगेंस्ट रुपी को। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी डॉलर्स आरबीआई के पास पड़े थे उन्होंने उसके अंदर से 1.5 बिलियन की सेल करी है आरबीआई ने। तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर आईएनआर की डिमांड बढ़ जाएगी। आईएनआर की डिमांड बढ़ने से थोड़ा बहुत ये स्टेबलाइज हुआ और ये सिर्फ 77 के मार्क तक ही गिरा, नहीं होता तो ये और भी ज़्यादा गिर जाता। तो इतनी आपके आरबीआई ने इंटरवीन किया यहाँ पर और 1.5 बिलियन से इसको कम से कम बचा लिया, और इन द स्पॉट मार्केट टू हेल्प अरेस्ट फर्दर लॉसेस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई ने ये कोशिश की है ताकि आपके और लॉसेज ना हो। और इसकी वजह से एक पॉजिटिव साइड जो निकल के आती है इस बात की वो ये है कि सिंस अब आपके $1 की वैल्यू आप कह सकते हैं, या फिर अदर करेंसीज में भी ऐसा हुआ है, तो अदर करेंसीज की वैल्यू सिंस ऊपर जा चुकी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल असेट्स थोड़े ज़्यादा बिकने लग जाएंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, हालांकि उसकी मतलब करेंसी क्योंकि थोड़ी डिवैल्यू हो गई है उसके बावजूद भी, बट हाँ ऐसा अगर करते हैं लोग तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर पाएंगे। तो इसकी वजह से फॉरेन इन्फ्लो जो है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा आ पाएगा अगर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बिलीव करके इंडिया के ऊपर। तो ये चीज़ है इसके अंदर। 2 मिड साइज्ड स्टेट ओन्ड बैंक्स वर रिपोर्टेडली सेलिंग डॉलर्स। तो ये भी जो आपके 2 मिड साइज्ड स्टेट ओन्ड बैंक्स थे, मतलब इनको गवर्नमेंट से ही जनरली ऑर्डर गए होंगे, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे 2 आपके स्टेट ओन्ड बैंक्स ने भी ये चीज़ किया है, जो आरबीआई ने यहाँ पर जो डॉलर्स को सेल करके आईएनआर लिया है वो किया है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। आगे चले तो दो बहुत ही छोटी छोटी इसके अंदर न्यूज़ है यहाँ पर। एग्जिट पोल्स प्रिडिक्ट बीजेपी टू बी बैक इन यूपी एंड मणिपुर। तो आपका बीजेपी जो है पार्टी आप सभी को पता है, तो इस ये आपकी यूपी और मणिपुर के अंदर वापस आ सकती है, ऐसा एग्जिट पोल्स प्रिडिक्ट करते हैं। तो एग्जिट पोल के बारे में मैंने आपको बताया था। एग्जिट पोल में क्या होता है कि एक सर्वे करना किया जाता है एक सेट ऑफ पीपल पे, तो उसके बेसिस पे इलेक्शन से जस्ट पहले उसका क्या रिजल्ट हो सकता है वो एक्सपेक्टेड निकाला जाता है, और इसके बेसिस पे पूरी ट्रेडिंग व्रेडिंग सब कुछ होता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी एक बड़ी टर्म है। तो इसके अंदर ये बोला गया, और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर आम आदमी पार्टी को एक कंट्रोल में बोला गया, हालांकि बहुत ज़्यादा फैक्टर से नहीं है, एक मार्जिनल फैक्टर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है वहाँ पर। और बीजेपी और कांग्रेस की फाइट चल रही है काफ़ी अच्छी उत्तराखंड और गोवा के इलेक्शंस के लिए। तो आई होप आपको पूरा एक कवर हो गया होगा। ये बहुत ही बेसिक न्यूज़, इसके अंदर मैंने और कुछ हाईलाइट नहीं किया है। इसके अंदर बाकी ये बता रखा है कि टाइम्स नाउ के आर्टिकल उसमें क्या हुआ, एग्जिट पोल में क्या हुआ, इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में क्या हुआ, तो ये सब बता रखा है। ये कोई ज़रूर नहीं है ऐसे जी न्यूज़ में क्या हुआ। और उसके अलावा एक जो फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो थर्सडे को हैं इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे इलेक्शन के, जो 5 स्टेट्स के अंदर हो रहे हैं। ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि 5 स्टेट्स कौन सी हैं जिसके अंदर अभी के टाइम पे इलेक्शन चल रहा है। यूपी, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड एंड गोवा, ये 5 स्टेट्स हैं जिनके अंदर 2022 में आपके इलेक्शंस हुए क्वार्टर फर्स्ट के अंदर। तो ये ऐसी न्यूज़ हो सकता है बाद में आपके काम आ जाए। आगे चलते हैं अब हम जो आपको नेक्स्ट न्यूज़ कवर करनी है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, आपकी छोटी न्यूज़ है। यूक्रेन मेडिकल स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक टेस्ट टू परस्यू स्टडीज़ हियर। तो आप सभी को पता है कि यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे मेडिसिन की पढ़ाई करने गए हैं, एमबीबीएस डिग्री मेनली अप्रोच करने गए हैं, पढ़ने गए हैं। तो उसके अंदर क्या है कि अब क्योंकि वहाँ पर इन्वेजन हो गया है रशिया का, काफ़ी एक बड़े वायलेंट वॉर में वो कन्वर्ट होता जा रहा है, तो वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जो इंडियन थे वो फ्लाई करके इंडिया वापस आ गए हैं। तो उनको यहाँ पर एक एनएमसी करके अथॉरिटी है, नेशनल मेडिकल कमीशन,
तो उसने ये बोला है कि अगर वो लोग यहाँ पर आके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट या कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो ये आपके यही बॉडी कंडक्ट कराएगी वो सब है। तो ये काफ़ी छोटी न्यूज़ है और इसमें कोई ज़्यादा ऐसा समझाने वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे तो इंडिया इंक कुड डू विद अ फ्यू मोर स्किल्ड वुमेन डायरेक्टर्स। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला आपका फैक्टर है कि जो आपकी सेबी है उसके अंदर पहली टाइम ऐसा हुआ है कि वुमेन चेयरमैन बनी है। तो चेयरमैन मतलब उसको रीनेम करके चेयर पर्सन कर दिया गया है, तो वो है यहाँ पर। और उसके अंदर इन्होंने रिप्लेस किया है अजय त्यागी को, जो पहले आपके चेयरमैन थे, तो उस टर्म को ही चेंज कर दिया इन्होंने, चेयरपर्सन बना दिया। और चेयरपर्सन में अब मदाबी पूरी बुच, ये उनका नाम है। ये इन्होंने सेबी की बेसिकली चेयरमैन अभी हैं, चेयरपर्सन, चेयरमैन, जो भी आप कहना चाहें। अब दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आपकी निफ्टी 50 के अंदर एक ऐसी कंपनी शामिल हुई है जो आपकी कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आपका जो वुमेन डायरेक्टर्स हैं वो मोर देन मेल डायरेक्टर्स। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट है। बेसिकली बोला जा रहा है कि पूरे इंडियन इनकॉर्पोरेटिव में, यानी कि कंपनीज़ और गवर्नमेंट सेक्टर सब में मिला जुला के गवर्नमेंट में जो आपका वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, बिजनेस में सॉरी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ेगा। ये जो दो फैक्टर्स हुए हैं एक ही टाइम पर, जो दोनों बातें साथ साथ में हुई हैं, तो ये चीज़ है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 18% ऑफ डायरेक्टरशिप्स। अभी के टाइम पे जो टोटल डायरेक्टर्स हैं आपकी सारी कंपनीज के मिलाकर इंडिया के अंदर, उसके अंदर 18% ही सिर्फ वुमेन डायरेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब आप सभी समझ सकते हैं कि बुरी बात है यहाँ पर। स्टिल अ डर्थ ऑफ ट्रेंड एंड स्किल्ड फीमेल डायरेक्टर्स। तो डर्थ जो यहाँ पे वर्ड लिखा है इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर लैक होना या फिर कमी होना, यानी कि कमी है आपकी फीमेल डायरेक्टर्स की जो एक्चुअली में ट्रेंड हैं और स्किल्ड हैं आपकी डायरेक्टर की पोजीशन संभालने के लिए। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो एक और काफ़ी बुरा फैक्टर है यहाँ पर, दे ऑल्सो गेट पेड लेस देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स, अबाउट 55% लेस, जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है। यानी कि बेसिकली जो आपका डायरेक्टर है जिसको सैलरी मिलती है तो वो आपका कम मिलती है वुमेन डायरेक्टर्स को एज़ कम्पेयर टू मेल जो डायरेक्टर्स बनते हैं, और ये कम से कम 55% लेस तक भी जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। आगे चलेंगे तो ये वाला हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं ईटी मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर। इसके अंदर आपकी पहली न्यूज़ है, स्ट्रीट फियर्स रुपी कुड प्लंज बिलो 80 अ डॉलर। बेसिकली यहाँ पर प्लंज क्यों बोला गया है? प्लंज होता है डाइव करना, यानी फॉल करना। तो यहाँ पर बोला गया है कि रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट और भी ज़्यादा गिर सकता है और बिलो 80 जा सकता है। अब आपको गिरना और बिलो 80 जाना समझ में आ रहा होगा साथ में, क्योंकि अभी के टाइम पे प्राइस चल रहा है 77 समथिंग, 76.97। तो उसके बेसिस पे अगर और गिरता है, यानी कि एक्चुअली में उसका जो नंबर होगा वो बढ़ रहा होगा, यानी कि 80 के ऊपर जा रहा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर 80 अगेन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल मार्क आप इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पर द रुपी कुड ब्रीच इवन द 80 मार्क टू अ डॉलर। मैं आपको यहाँ पर डॉलर का दिखाई देता हूँ कि आपका डॉलर आपका चल रहा था 77.4 रुपीज़, अब जा चुका है। तो ये चीज़ है 76.97 था, उससे ऊपर और जा चुका है। इसको भी हम अगेन यहाँ पर गिरना ही बोलेंगे। और ये जो चीज़ थी अपोलो हॉस्पिटल्स थे उसके आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पर है, हम चाहें तो ये भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे चलेंगे अब तो ये ईटी ने बेसिकली पोल कंडक्ट किया है 14 ब्रोकरेजेस और बैंक्स वगैरह के साथ। तो उसके अंदर उनको ये रिजल्ट मिला है कि बेसिकली एक्सपेक्टेशन है कि 80 डॉलर के ऊपर चले जाएगा, 80 रुपीज़ के ऊपर चले जाएगा एक डॉलर। तो ये चीज़ें सेंट्रल बैंक कोड इंटरवीन बट डिटेरिएटिंग फंडामेंटल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक आपका इंटरवीन कर रहा है और ये बोला जा रहा है कि अगर और भी ऊपर जाता है तो और भी इंटरफेयर कर सकता है, हो सकता है और बड़े अमाउंट से करे और बाकी बैंक्स को भी बोले सेम चीज़ करने के लिए। बट यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं वो डिटेरिएट होते जा रहे हैं, यानी कि जो मेन वैल्यू प्रपोजिशन था आपके रुपये और डॉलर के अंदर वो चीज़ थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है। द रुपी लॉस्ट 1.5% टू द डॉलर, ये मैंने आपको बता दिया था ऊपर। क्लोजिंग एट 76.97, ये भी हमने कवर कर लिया था। और 77.11 का आपका लोएस्ट मार्क इन्होंने हिट किया था। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हिट $139 पर बैरल। ये अगेन इसका मेन फैक्ट यही था कि इसकी वजह से ये भी चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब हम आगे चलेंगे इस वाली न्यूज़ के ऊपर, पहले इस पे चलते हैं फिर हम ईएम मार्केट्स वाले पे चलेंगे। तो मिड कैप्स ऑन दी वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू द बियर जोन। ये बियर जोन काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। ये आपको एक्चुअली इकोनॉमिक टाइम्स ने खुद ही एक पूरा पैराग्राफ दिया है इस पर समझाने के लिए, तो मैं उस चीज़ आपको इसको कवर करूँगा। तो हेडलाइन पढ़ लेते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप स्लिप्स इनटू बियर टेरिटरी। ये बियर टेरिटरी का मतलब ये वाला बियर जोन ही है।
तो इसको हम कवर करेंगे। रियलिटी डाउन 30%। रियलिटी का मतलब है यहाँ पर रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट इज़ डाउन बाय 30%। इसका मीनिंग ये है कि निफ्टी में जो रियलिटी स्टॉक्स हैं उसकी बात की जा रही है कि वो एवरेज 30% डाउन है फ्रॉम 52 वीक हाई। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके 52 वीक हाई का क्या मीनिंग होता है। 52 वीक एक्चुअली में एक साल को सिग्निफाई करता है, क्योंकि एक साल में 52 वीक होते हैं। तो एक साल में, पिछले साल में जो भी आपका सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट था, तो उससे काफ़ी बार कंपेयर किया जाता है कि आज की डेट में उसके कंपैरिजन में, उस प्राइस पॉइंट के कंपैरिजन में कहाँ पर आपका प्राइस चल रहा है। तो ये कंपैरिजन काफ़ी बार किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ ड्रॉ की गई है। अगर आपको नहीं पता तो निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर कैसी कंपनीज आती हैं, क्योंकि कई बार ना हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं और हमारे माइंड में कोई इमेज नहीं बनती, तो वो हमें याद नहीं रह पाता। अगर मैं आपको कुछ नाम बता दूंगा तो आपके माइंड में कुछ इमेज निफ्टी स्मॉल कैप को लेकर बन जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नाम हैं, जैसे एस्ट्राजेनेका, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ब्लू स्टार, जेट एयरवेज। ये कुछ नाम हैं आपके जो स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं और इस पूरे इंडेक्स के अंदर भी आते हैं। रियल एस्टेट के अंदर कैसी कंपनीज आती हैं, तो रियल एस्टेट के अंदर भी मैंने अगेन कुछ नाम लिख दिए हैं, जैसे आपका DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, और अगर आप में से कुछ को पता हो फोनिक्स मॉल्स जो हैं, फिनिक्स मॉल्स, ये भी इसके अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर आगे चलेंगे। अब इसके अंदर पहला है अमिड द वर्सनिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपका मेन रीज़न, अब हर चीज़ के लिए यही मेन रीज़न आपका निकल के आएगा। तो ये चीज़ है। अब आपका जो इसके अंदर बियर मार्केट वाला टेरिटरी थी, बियर टेरिटरी वाला पॉइंट था, तो वो है यहाँ पर एन इंडेक्स और स्टॉक इज सेट टू बी इन अ बियर टेरिटरी व्हेन इट फॉल्स 20% फ्रॉम द पीक। तो यानी कि 52 वीक हाई से 20% जब कोई चीज़ गिर जाती है उसको हम बियर टेरिटरी में आना बोलते हैं। 52 वीक हाई का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये मैंने आपको बता दिया। 52 वीक आपके पिछले एक साल को सिग्निफाई करता है। तो पिछले एक साल में जो सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट था, वहाँ से अगर कोई चीज़ 20% से ज़्यादा गिर जाती है तो उसको हम बियर टेरिटरी में आना बोल देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। द निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये जो आपका वो डाउन है 2% मंडे को। अच्छा, 2% डाउन ये आपके 52 वीक हाई से नहीं है, 52 वीक हाई से तो 27% डाउन है, सॉरी 20.7% डाउन है, ये चीज़ है। अब ये आपका 2% जो डाउन है वो पिछले फ्राइडे के कंपैरिजन में बता रहे हैं। तो ये चीज़ है। निफ्टी मिड कैप 100 आपका 2.4% डाउन है, और आपके जो 52 वीक हाई है उससे 19.2% डाउन है। इसी तरीके से कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज कितना कितना डाउन है ये सब बता रखा है इस आर्टिकल के अंदर। तो आप चाहें तो ये पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन लॉजिक वाला पार्ट था वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। सर्जिंग क्रूड टू हिट इंडियन इक्विटीज़ मोर देन EM पीयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि EM का मतलब क्या है। तो EM का मतलब है यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स। तो आपके इमर्जिंग मार्केट्स में कैसे आते हैं, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके मार्केट इसके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर है क्या बेसिकली कि इंडिया भी आता है, वैसी बात है, रशिया, ब्राज़ील, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं और डॉलर का जो आपका इंडिया का रेट ख़राब हो चुका है बिल्कुल, तो उसकी वजह से इंडियन इक्विटीज़ जो हैं वो बाकी EM पीयर्स मतलब जो बाकी इमर्जिंग मार्केट वाली कंट्री हैं उनसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो यानी कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से जो हिट लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा इंडियन इक्विटीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इंडियन इक्विटीज़ में अंडर परफॉर्म द इमर्जिंग मार्केट्स काउंटर पार्ट्स। तो ये चीज़ है। सर्ज्ड बाय ओवर $25 पर बैरल, यानी कि इंडिया के अंदर $25 पर बैरल तक आपके ये आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर इंडिया 1.25 बिलियन बैरल इंपोर्ट कर चुका है लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। तो जितना भी प्राइस, अगर $1 से भी प्राइस बढ़ता है तो आप उसको 1.25 बिलियन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1.25 बिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा फॉरेन रिजर्व के ऊपर। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और अभी तो $25 के आसपास का आपका इफेक्ट पड़ चुका होगा, यानी कि 25 इंटू 1.25, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर निकल के आता है। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स द MSI इंडिया इंडेक्स हैज़ आउट परफॉर्म। हालांकि अगर हम पास्ट डेटा को देखें तो इसी कंपैरिजन में, यानी इसी कॉन्टेक्स्ट में, हमने इंडिया का जो इंडेक्स है उसने 55% तक 55% सबसे ज़्यादा की लिमिट है यहाँ पर, 55% तक ज़्यादा परफॉर्म किया है, जो आपके इमर्जिंग मार्केट्स का पूरा इंडेक्स है जिसके अंदर हर आपकी कंट्री की बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो उसने उससे ज़्यादा 55% तक परफॉर्म भी किया हुआ है पहले, जो कि आज के टाइम पर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अगर आपको पूरा समझ में आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी तक तो आप कमेंट कर सकते हैं। 2-3 और न्यूज़ बची हैं इसके आर्टिकल के अंदर, तो वो हम कवर करते हैं। NSE टू मूव को लोकेशन सर्वर टू थर्ड पार्टी फैसिलिटी। बेसिकली NSE के आपके 3 सर्वर्स होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा सर्वर, जिसके अंदर आपका आज जो भी ट्रेड्स होते हैं उससे रिलेटेड आपका डेटा स्टोर होता है पूरा।
एक होता है आपका मेन जो स्टोरेज होती है, जिसके अंदर आपके पुराने डेटा, जिसके अंदर कल से लेकर पुराने जितने भी सालों के डेटा होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा एक बैकअप साइट होती है जिसके अंदर आपका मेन जो डेटा होता है एज इट इज़ वो कॉपी हो जाता है, ताकि अगर वो कभी रिकवर करना पड़े तो वो उससे हम रिट्रीव कर सकें। तो ये तीनों जो आपके सेक्टर्स है इसको वो कोलोकेट करें। कोलोकेट मतलब दो से ज़्यादा चीज़ों को एक जगह पे मूव कराना। तो वो मूव करा रहे हैं थर्ड पार्टी फैसिलिटी पे। थर्ड पार्टी फैसिलिटी मतलब कहीं पे आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि एफिशिएंट वे से वो पूरा डेटा वगैरह स्टोर कर पाए। तो ये चीज़ यहाँ पर NSE इज़ प्लानिंग टू मूव इट्स कोलोकेशन सर्वर फ्रॉम इट्स हेडक्वार्टर्स एट बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो BKC नाम से ये बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स फेमस है। तो BKC पे आपके तीनों आपके सर्वर्स इनके चल रहे हैं, जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे मुंबई के अंदर वहीं पर ही। तो अब उसको वहाँ पर मूव करा रहे हैं ये। इस प्रोजेक्ट की आपकी कॉस्ट 1000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर NSE अंडरटेक कर रहा है। अब द रीलोकेशन ऑफ द को लोकेशन फैसिलिटी का क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय NSE इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। यानी कि ये एक स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट सीरीज़ है जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते जा रहे हैं पिछले पास्ट फ्यू ईयर्स में। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप है, बस ये पूरी एक सीरीज़ ऑफ इनोवेशंस ये ले रहे हैं। आगे चले तो डिस्क्लोज वोटिंग रिजल्ट्स ऑफ AGM सेबी टेल्स डिश टीवी। बेसिकली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इस न्यूज़ का। डिश टीवी करके कंपनी है जिसके बारे में आप सभी को पता ही है थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर येस बैंक और इंड बैंक जो है उनकी काफ़ी अच्छी ओनरशिप है। येस बैंक की 25% लगभग ओनरशिप है और इंड बैंक की लगभग 4% ओनरशिप है। तो उन दोनों ही बैंक्स को क्या हुआ कि बेसिकली डिश टीवी के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पर एक एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराई गई। एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसके अंदर आपके सभी शेयर होल्डर्स होते हैं और वो आपके काफ़ी सारे डिसीजंस के ऊपर हाँ या ना बोलते हैं कि हम ये अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि इन्होंने वो भी बताया कि क्या क्या डिसीजंस लिए गए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका डिसीजन था कि पिछले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो प्रेजेंट किए गए, तो वो अप्रूवल लेना पड़ता है पब्लिक में रिलीज़ करने से पहले। तो ये आपका पहला पॉइंट था। सेकेंड था आपका रीअपॉइंटमेंट ऑफ अशोक मिठाई कुरियन एज अ डायरेक्टर। तो अशोक मिठाई कुरियन जो इनके डायरेक्टर हैं उनको वापस से इनकी एक और टर्म बढ़ाना डायरेक्टरशिप की, तो उसके लिए अप्रूवल लिया गया। तीसरा आपका पॉइंट है रेटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एडिटर्स रेम्यूनरेशन। यानी कि बेसिकली जो आपके कॉस्ट एडिटर को पैसा हम दे रहे हैं, जितनी सैलरी दे रहे हैं, उसको भी एक बार अप्रूव कराना पड़ता है आपके शेयर होल्डर से। तो वो चीज़ भी यहाँ पर उन्होंने अप्रूव करा लिया। तो ये चीज़ यहाँ पर इन तीनों को, यानी मैंने यहाँ पे रेटिफाई करने का मीनिंग भी लिख दिया है, कंफर्म कराना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो इन तीनों को जो इन्होंने कंफर्म कराया है, इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं वो AGM में पूरे को डिस्क्लोज इन्होंने नहीं किया है। तो इसके बेसिस पे आपकी येस बैंक ने और इंडसइंड बैंक ने सेबी के अंदर जाके इसके ऊपर केस कर दिया कि आप अपने ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और उसी के ऊपर आपका सेबी ने इनको एक रिपोर्ट दिया, वार्निंग दिया कि ये जो डिस्क्लोज मांग रहे हैं, क्योंकि सिंस वो ऑलमोस्ट 30% ओन करते हैं कंपनी के अंदर और ऑलमोस्ट 1/3 कंपनी को ये पता ही नहीं है कि AGM के अंदर क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। तो इसी की वजह से कंपनी के पास सिर्फ 24 आवर्स हैं इससे कंप्लाई करने के लिए, और वो हो सकता है आज की दिन में क्योंकि ये कल की न्यूज़ है तो आज की डेट में निकाल देंगे ये अपना जो पूरा इसकी डिटेल्स हैं जो भी AGM हुई थी। तो आई होप को पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं हमारी न्यूज़ को। कंज्यूमर गुड्स सेट टू गेट कॉस्टली बाय अप टू 10% सून। तो बेसिकली बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी गुड्स की जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपके ग्रोसरीज हैं, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, और इसके अलावा बहुत सारे आपके रिकॉर्ड हाई कमोडिटी एडिबल ऑयल्स, आपके प्राइस ऑफ कमोडिटी सच एज सनफ्लावर एंड पाम ऑयल, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब का बेसिकली ये बता रखा है कि कितना कितना आपका प्राइसेस, ये रशिया वाला जो पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया इन्वेजन पूरा, इसकी वजह से कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें से एक्सपोर्ट भी इम्पोर्ट भी करते हैं वहाँ से, और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी ज़्यादा रिलेटेड है कि एक छोटे से इवेंट का भी फ़र्क पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी एक इन्वेजन है पूरी, तो उसकी वजह से कैसे कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो अप टू 10% एवरेज कंज्यूमर गुड्स एक्सपेंडिचर पे फ़र्क पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मतलब इस सर्वे के अंदर पूरा बताया गया है। और कंज्यूमर्स कैन एक्सपेक्ट प्राइसेस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स सच एज दोज बेस्ड ऑन वीट्स, ओट्स एंड कॉर्न टू इंक्रीज बाय अनदर 10 to 15% नेक्स्ट मंथ। अगर आप ऑयल वगैरह लेने जाते हैं कभी, तो उसके प्राइसेस में तो ऑलरेडी इफेक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी बोला जा रहा है कि अभी इतनी जल्दी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो अभी तो सिर्फ जो आपकी कंपनीज़ हैं उन्होंने ही आगे से प्राइसेस बढ़ाए हैं, ऐसा उनके पास कोई आर्टिफिशियल ऐसी डिमांड क्रिएट नहीं हुई है। तो वो चीज़ें यहाँ पर। बाकी प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वुड क्लाइम 3 to 5%, ये भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है।
तो ये चीज़ है यहाँ पर कि कितना कितना आपकी गुड्स के प्राइसेस में इन्फ्लेशन आएगा, ये यहाँ पर मेन न्यूज़ थी। आगे चले तो MG मोटर इंडिया एक्सपेक्ट्स 25% ऑफ इट्स सेल्स टू कम फ्रॉम EVs नेक्स्ट ईयर। तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी कंपनी भी है। हालांकि मैंने इस पूरी कंपनी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हुई है और मेरे पास उसके पूरा पेपर पड़ा है, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा पेपर तो ऑब्वियसली अभी नहीं भी दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे रिसर्च है अपने कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो मेन कंपनी का पॉइंट निकल के आता है, तो पूरी आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ऐसे है कि पूरी कंपनी डेवलपमेंटल है और पूरी कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही सही हैं, बट पूरी कंपनी की कंज्यूमर जो ब्रांडिंग है और रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके लिए मैंने आपको 2 लिंक्स दिखाता हूँ। जबकि इनका एक बेस मॉडल अभी निकल के जो पहले चल रहा है वो आया है, वो आपका ZS EV SUV है। तो एक कॉम्पैक्ट SUV के स्पेस में उन्होंने गाड़ी निकाली थी पिछले साल, तो वो चीज़ है। इसको कार वालों की रेटिंग, कार वाले की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, तो कार वालों ने इसको 1:5 की रेटिंग दे रखी है। हालांकि अगर हम इसी सेम स्पेस के अंदर नेक्सॉन की बात कर लें, टाटा नेक्सॉन की, तो उसको 4.6 की रेटिंग मिली हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा एक बताने के लिए था कि इस कंपनी का सब कुछ अच्छा है, बट इस कंपनी की आपकी मार्केट वैल्यू या मार्केट इमेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। हालांकि कोई रीज़न नहीं है इस बात को मतलब मना करने का कि ऐसा जो ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर कि 25% इनका सेल्स जो है अगले साल वो EV से आएगा। EV मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से आ रहा होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल बात है। अभी इन्होंने इसके लिए क्या किया है, इन्होंने एक नई SUV भी निकाली है, ZS EV। तो अभी इनका जो मेन बेस मॉडल चल रहा था वो मैंने आपको दिखाया था, दैट इज़ ZS EV SUV। उसके अलावा आपकी एक और इनकी गाड़ी निकल जाएगी यहाँ पर, और उसकी प्राइसिंग इन्होंने रखी है 10 to 15 लाख के बीच में, तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। विद दीज 2 मॉडल्स वी एक्सपेक्ट 25% ऑफ आर सेल्स टू कम फ्रॉम EV नेक्स्ट ईयर। तो ये आपके मेन इनके जो CEO हैं यही बोल रहे हैं, राजीव छाबा, जिन्होंने ये बोला है। अब आगे चले तो करंटली टाटा टिगोर EV प्राइस इन रेंज ऑफ 11.99 to 13.14 लाख। तो ये मतलब बेसिकली सेम स्पेस के अंदर बहुत सारे व्हीकल की जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, यानी कि जो नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकल के आ रहे हैं, उसको कंपेयर करके थोड़ा बहुत बताया गया। तो ये चीज़ है, और ये काफ़ी ज़्यादा ओबियसली हेल्प करेगा इंडिया में जो व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन है इस पूरे प्रोसेस को। होता क्या है, किसी नई भी स्पेस के अंदर कुछ भी नई डेवलपमेंट होती है तो वो आपके उसके फ्यूचर डेवलपमेंट को कम से कम कोशिश देती है, यानी पुश देती है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। आगे चलो, यहाँ पर FM जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने आपके 2 अथॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। पहली है CBDT, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा है CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये आप क्या है, 2 बड़े बड़े नाम हैं जो आपको हो सकता है ना पता हो। तो CBDT आपका मेन, अगर मैं आपको काम बताऊं तो ये आपके इनकम टैक्स को पूरा देखते हैं। इनकम टैक्स का कलेक्शन वगैरह सब चीज़ इनके बेसिस पे आता है। जो भी टैक्स के आपके केसेस होते हैं वो भी आपका CBDT उनमें इन्वॉल्व होता है। अब दूसरा जो होता है आपका आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का, कस्टम्स का। इसके अंदर मेन काम, क्योंकि आज की डेट में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है GST, तो इनका मेन काम GST से रिलेटेड रहता है, और जो बाकी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ स्टेट्स के अंदर चलते हैं उससे रिलेटेड भी इनका मेन काम रहता है। तो ये अपना इनका मेन काम है दोनों अथॉरिटीज़ का। आप इनको मेनली कह सकते हैं कि दोनों अथॉरिटीज़ पूरा टैक्स का डिपार्टमेंट इंडिया का यही संभालते हैं। अब इनको दोनों को आपके FM ने, यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर आपकी फीमेल है, बट मैं यहाँ पर यही सेंस में बोलना चाह रहा था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको बोला है, दोनों आपकी अथॉरिटीज़ को, कि आपका जो टैक्स पेयर्स हैं आप उनके साथ एंगेज करो ज़्यादा, यानी कि जो असेसीज़ हैं उनसे आप बातें करो, यानी कि मतलब जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करो। जो भी आपके सैटरडे होता है वर्किंग डे से अलग, उनको आपको सैटरडेज़ को इस काम के ऊपर डिवोट करना चाहिए। तो उन्होंने ये पूरा यहाँ पर कंप्लायंस डाला है और एक कंपलसरी मतलब काम की तरह ये नोटिस निकाला हुआ है। मोस्ट क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड एट आवर इंटरेक्शन, ये बेसिकली इसका रीज़न बताया गया कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने, कि जब वो आपके इंटरेक्शन कर रही थी ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बेसिकली, तो उसमें हुआ क्या था कि वो अपने बजट के बाद हर मिनिस्ट्री के पास गई थी उनसे इंटरेक्शन करने, उनसे कुछ क्वेश्चंस जो भी उनके हैं उनको आंसर करने। तो वहाँ पर जब ट्रेड और कॉमर्स इंडस्ट्री के पास वो गई थी, तो वहाँ पर उनको बजट से रिलेटेड कम क्वेश्चंस मिले, उनको ये वाले इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन मिले कि क्या आप टैक्स ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने ऑफिस के अंदर ही बैठे रहते हैं, वो कोई असेसी से मीटिंग नहीं करते हैं, उनके ग्रीवेंसेस को हैंडल नहीं करते हैं। तो ये उनको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिले, इसकी बेसिस पे उन्होंने ये बात कही है यहाँ पर। तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, ऐसे कोई समझने वाली भी मेन इसके अंदर नहीं थी बात। इंडिया टू क्लॉक 410 बिलियन एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो यहाँ पर वही है कि सिंस साल ख़त्म होने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ पर आ रही हैं कि कितना कितना पूरा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कितने कितने हुए हैं पूरे साल के अंदर।
तो यहाँ पर 400 बिलियन का एम था। काफ़ी पहले एक न्यूज़ भी आई थी जिसके अंदर 400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम लग रहे थे, मतलब इतना कैसे हो पाएगा ऐसा लग रहा था। और अब इन्होंने इंडिया, मतलब पीयूष गोयल ने, जो आपके इसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया आपका 410 बिलियन डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स क्लॉक कर लेगा इस पूरे साल के एंड तक। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब ऐसा हो सकता है पहली बार कि जो 25% जो है जीडीपी इंडिया का वो एक्सपोर्ट से आ रहा होगा। दोनों गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइन करके यहाँ पे बात कर रहे हैं। और सिंस आपको सभी को पता है इंडिया का एक बहुत ही बड़ा गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए पीयूष गोयल जी ने कहा है यहाँ पर कि अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो गुड्स और सर्विसेज दोनों से आपके 1 ट्रिलियन के पूरे एक्सपोर्ट्स होने चाहिए। तो एक काफ़ी बड़ी इन्होंने गोल सेट कर दिया इस इंडस्ट्री के लिए, जो कि अभी मतलब 410 बिलियन पर पहुंची है, उसको एक तरीके से 2 ट्रिलियन पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जाने की बात ले जाने की बातें कर रहे हैं। तो अ स्ट्रॉन्ग करेंसी सपोर्ट्स द इकोनॉमी, ये उन्होंने एक तरीके से अपने आरबीआई को टॉन्ट मारा है कि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी अगर हमारे पास होती तो हम ये इजीली अचीव कर पाते। तो ये चीज़ इसमें हम नहीं पढ़ते हैं आगे। तो हमने पूरा आपका न्यूज़पेपर कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको साउंड वगैरह का इशू जो काफ़ी टाइम से आ रहा था अपने चैनल के ऊपर, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से आ रहा था, तो वो हो गया होगा, मतलब तो वो आपका आज कवर हो गया होगा पूरा, ठीक से आ रही होगी आपको साउंड वगैरह। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।